मिट गए जो खुशी से वतन के नाम पर, आओ उन्हें सच्चे मन से याद करें। दे गए जो खुली हवा आज़ादी की, आओ उन्हें सर झुकाकर प्रणाम करें। नमस्कार, मेरा नाम रोहन और स्वागत है आपका बात भारत की के एपिसोड 9 में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 23 मार्च है, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1931 में भारत के वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सेंट्रल लाहौर की सेंट्रल जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फांसी दे दी गई थी। उस समय भगत सिंह और सुखदेव की उम्र मात्र 23 साल थी, जबकि राजगुरु की 22 साल। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही छोटा जीवन जिया, मगर फिर भी उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चेहरों में याद किया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि कौन थे ये क्रांतिकारी, क्या थे इनके उद्देश्य और क्या इनकी थी नीति, जिसकी वजह से इन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने जान की आहुति दे दी। तो आज के हमारे एपिसोड के पैनलिस्ट हैं पलक, सिद्धांत, साक्षी और शोभित। तो शो की शुरुआत करते हुए मेरा पहला क्वेश्चन शोभित आपसे है कि आखिर कौन थे ये क्रांतिकारी, आखिर क्या उद्देश्य थे जिसकी वजह से ये हंसते हंसते इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसा कि हम जानते हैं, आज शहीद दिवस है। आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो आज हम भगत सिंह के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। भगत सिंह बचपन से लेकर जवानी तक अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दिए थे देश को आज़ाद कराने के लिए। उनका जन्म 1907 में लयालपुर गांव, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। वो बचपन से ही ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। जब वो 17 साल के थे तो उनकी शादी की बात होने, जब बार बार शादी की बात होने लगी तो वो घर में एक लेटर रख के चले गए। उस लेटर में लिखा था, मैं इस गुलाम भारत में शादी नहीं करूँगा, मेरी दुल्हन बनेगी तो भारत की आज़ादी ही बनेगी। जैसे कि मेरे साथी पैनलिस्ट शोभित ने कहा, हमारे साथ सुखदेव भी थे, सुखदेव थापड़, जिन्हें हम शहीद सुखदेव के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 15 मई 1907 में पंजाब के लुधियाना शहर में रामलाल थापड़ और राली देवी के घर में हुआ। वे बचपन से ही खुशहाल और मजाकिया स्वभाव के थे, परंतु उस बाल आयु में दुर्भाग्यवश उनके पिता का साया उनके सर पर से चला गया था। इसके बाद उनके चाचा लाला अचीत राम ने ही उनको संभाला और उनको बड़ा किया। वे बचपन से ही देखते और समझते आ रहे हैं कि ब्रिटिश कैसे भारतवासियों पर क्रूर अत्याचार कर रहे थे। जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा और थोड़ा सा जानने और समझने लगे, तो उन्होंने अपना ये मन बना लिया कि वे बड़े होके एक क्रांतिकारी बनेंगे और अपने देश को उस ब्रिटिश, उन अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराएंगे। उनके प्रेरणा का मेन स्तोत्र लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी थे। जब महज 12 साल की आयु में 1919 में जब लॉर्ड इरविन द्वारा जलियांवाला बाग का कांड हुआ, वे वहां गए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिसको देखकर वे अंदर से हिल गए। इस सब को देखकर उन्होंने ये अपना मन बनाया और उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में अपना दाखिला कराया, जहां उन्होंने देश के इतिहास और बाकी अनेक देशों में हो रहे क्रांतिकारी संगठनों और उनके बारे में जानने का एक समूह बनाया। तो जैसा कि मेरे साथी पैनलिस्ट शोभित और सिद्धांत ने भगत सिंह और सुखदेव जी के बारे में बताया, मैं आपको राजगुरु जी के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि 24 अगस्त 1908 में जन्म लिया और वो पुणे के खेद शहर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन खेद में ही करी और बाकी की पढ़ाई उन्होंने अपनी इंग्लिश हाई स्कूल से करी थी। राजगुरु जी संस्कृत में बहुत ही निपुण थे, उन्हें संस्कृत बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो भी चाहते थे कि बड़े होकर वो ब्रिटिश रूल को हमारे भारत से हटा दें और अपने देश को आज़ाद करवा दें। इसलिए उन्होंने भगत सिंह का नाम सुना, जो कि भगत सिंह का जिसमें ये कहना था कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ेगा तो वो अपने कदम फिर पीछे नहीं हटाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि एक ना एक दिन हमें फांसी पर लटकना ही है। तो कोई ये चीज़ सोचकर अपने कदम पीछे ना हटाते हुए देश को आज़ाद करवाएगा और मेरा इसमें साथ देगा। तो ये बात राजगुरु जी को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने HSRA उन्होंने ज्वाइन करा और भगत सिंह का इसमें साथ दिया। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी के जन्म और उनके बारे में,
मगर एक सवाल बहुत अहम है कि आखिर इन तीनों का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है। तो मेरा अगला सवाल साक्षी आपसे है कि ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। जी रोहन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगत सिंह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने 13 साल की उम्र में ही स्कूली पढ़ाई छोड़ दी थी। पर जब उनके पिता ने उनसे काफ़ी बार कहा था तो उन्होंने फिर लाला लाजपत राय के कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ पर उनकी मुलाकात सुखदेव और बाकी कुछ क्रांतिकारियों से भी हुई थी। उस टाइम जो आज़ादी की लड़ाई थी वो अपने जोरों पर थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भगत सिंह और सुखदेव बहुत बड़े देश प्रेमी थे, तो उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और फिर से देश की आज़ादी में कूद पड़े। भगत सिंह की तरह राजगुरु भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार कर अपने घर से वाराणसी पैदल यात्रा कर गए और वहाँ पर उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और उन्होंने वहाँ पर उस भाषा में अपने ग्रंथ भी पढ़े। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक क्रांतिकारी दल में हिस्सा लिया था जिसका नाम HSRA था, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो उसके मुख्य सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद थे वह उनसे बहुत प्रभावित थे, उनके विचारों से वे बहुत प्रभावित थे। पर HSRA का नाम पहले HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी में ककोरा कांड में उस समय HRA के बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी हो गई थी, जिससे ये दल टूट गया था। पर इस दल को और आगे न टूटने के लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने एक दल बनाया जिसका नाम HSRA रखा था। वहां से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह से मिले थे, जिससे फिर उसके बाद उनकी आगे घनिष्ठ मित्रता हुई थी और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारी क्रांतियां करी थी। जैसे कि हम सब ने सुना है कि एक बार भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में लो डेंसिटी का बॉम्ब फेंका था, मगर उसके बाद भी वो वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो मेरा यही सवाल सिद्धांत आपसे है कि इस पर आपके क्या विचार हैं कि वो वहां से क्यों नहीं भागे। जैसा कि हम जानते हैं 1928 में साइमन कमीशन एक्ट आया था। उस समय भारतवासियों और क्रांतिकारियों ने उसका विरोध करना चाहा, जिसका नेतृत्व हमारे लाला लाजपत राय कर रहे थे, परंतु पुलिसों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय बहुत घायल हो गए और कुछ दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस सब से बाकी सारी क्रांतिकारी एक साथ आ गए और उन्होंने ये तय किया कि वे लाजपत राय जी की बलिदान का और अपनी बातों को लेजिस्लेटिव असेंबली में रखने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने एक ऐसा कार्य करने का प्रस्ताव रखा या सोचा जो शायद कोई और सोच भी ना सके, जिसे सोचने से बाकियों की रूह तक कांप जाती है। बाकियों के उससे दो नाम सामने आए, बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह। पर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह इसमें शामिल हो। बाकी बहुत बातें हुई। इन्हीं सब बातों में जब सुखदेव को ये पता चला कि भगत सिंह को सब जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो उन्होंने भगत सिंह को कहा कि तुम्हें जीवन से प्यार हो गया है क्या? अपना काम भूल गए? तुम जानते हो कि इस कार्य के लिए सबसे ज्यादा कुशल और निपुण तुम ही हो जो इसको इसके अंजाम तक ले जा सकते हो। ये सब ने भगत सिंह में एक वापस जोश भर दिया और वह इसके लिए तैयार हो गए। फिर वह दिन आया 18 अप्रैल 1929 का, जिस दिन दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दो बिना हानिकारक वाले बम फेंके गए। उन्होंने ये बम इसलिए फेंके ताकि वह बहरे अधिकारियों के कान खोल सके और उन्हें बता सके कि देश में क्या क्या गलत चल रहा है। इतना सब करने के बाद भी वे वहां से भागे नहीं, डरे नहीं और खड़े होके इनकलाब जिंदाबाद के जोर जोर से नारे लगाने लगे, जिससे पूरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली गूंज उठी। इतना सब करने के बाद उन्होंने अपने आप को खुद गिरफ्तार करवाया और उन्होंने ये इसलिए करवाया ताकि जब कोर्ट की हियरिंग हो तो उनकी बातें पूरे देश भर तक पहुंच सके, क्योंकि जब भी कोर्ट की हियरिंग होती है तो उससे देश भर में अखबार प्रसारित होता है और सब तक ये खबर पहुंचती है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। उन्हें पता था ये एक बहुत बड़ा जोखिम का काम है, ये उनको मृत्यु के राह तक लेके चला जाएगा। जी सिद्धांत, बिल्कुल आपने सही कहा। जब उनको जेल में पकड़ लिया गया था तो उन्होंने वहां के जेलर से कुछ बोला था, जिसको मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि मेरे दिल में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं। मेरे दिल में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो मेरा अगला सवाल पलक आपसे है कि जब भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल करी तो बाहर मूवमेंट पर उसका क्या असर पड़ा?
हाँ, थैंक यू रोहन। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने ये देखा कि जेल की हालत बहुत अस्त व्यस्त हो रखी है। जेल में बहुत सी चीज़ें जो थी जो उनको नहीं पसंद आ रही थी, जो उनके खिलाफ थी। इन चीज़ों को लेकर जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आए थे और 100 दिन तक भूख हड़ताल चली थी, 100 दिन से भी ज़्यादा चली थी। उस भूख हड़ताल में एक व्यक्ति थे जतिन दास, जो कि 60 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उस भूख हड़ताल ये इसलिए की गई थी क्योंकि वो लोग ये कहना चाह रहे थे कि जो खाना उन्हें दिया जाता है वो चूहे और कॉकरोचेस का झूठा होता है, तो वो इस खाने को नहीं खाएंगे और इस खाने को त्याग देंगे। इस भूख हड़ताल को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई पर हो नहीं पाया। वो बहुत सी किताबें लिखते थे, पत्र लिखते थे और उन्होंने एक किताब ये भी लिखी थी, वाई आई एम एन एथीस्ट। उन्होंने ये किताबें, जो भी उन्हें देखने आता था, मिलने आता था, वो अपनी किताबें उन्हें पहुंचाते थे, उन्हें पत्र देते थे ताकि वो लोग बाहर उन पत्र और किताबों को दे सके। वो ये सब चीज़ें इसलिए करते थे क्योंकि वो तो क्रांतिकारी थे और वो पत्र द्वारा और किताबों द्वारा लोगों तक यह बताना चाहते थे कि उनके मन में भी क्रांतिकारी की भावना पैदा हो और वो भी अपने देश के लिए आगे आके अपना सहयोग दें और भगत सिंह का साथ दें ताकि हमारा देश जल्द से जल्द ब्रिटिशर्स के चंगुल से छूट जाए। जैसे कि हम जानते हैं और हमने कई बार सुना भी है कि कई बार एक बात बोली जाती है कि महात्मा गांधी तीनों की फांसी, यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों की फांसी रुकवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरा ये सवाल शोभित आपसे है कि आपके इस पर क्या विचार हैं? भगत सिंह तो खुद नहीं चाहते थे वो बाहर आए, क्योंकि वो जो थे करतार सिंह सराबा को वो अपना रोल मॉडल मानते थे। जिस तरह करतार सिंह सराबा हंसते हंसते फांसी को चूम लिए थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, इस तरह वो सोचे अपने देश को वो आज़ाद कराएं। अगर वो जेल से बाहर आ जाते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कैसे बन पाते हैं। एक बार की बात है, उनके पिताजी ने एलिजाबेथ को लेटर लिखा उनकी फांसी रुकवाने के लिए, तो इन पे भगत सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपने पिताजी से बोले, मैं इनसे लड़ रहा हूँ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, आप इनके पास जाकर मेरे लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस कारण उनके पिताजी ने उनसे माफ़ी मांगी। जी शोभित, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सुना राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के बारे में, लेकिन क्या आज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में हमें उनके बारे में पढ़ाया जाता है? क्या हमें सही तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन उनके बारे में दी जाती है? ये सवाल साक्षी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि इतिहास, हम बच्चों को छठी से इतिहास पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पर जो वो इतिहास पढ़ाया जाता है वो सिर्फ अंग्रेजों से पहले वाला पढ़ाया जाता है। अंग्रेजों ने जो शासन किया उसका, और जो जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी भारत को आज़ाद कराने में, उनके बारे में बहुत मुश्किल से एक आध चैप्टर या फिर कहीं कहीं तो एक आध पैरा ही दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपने बच्चों को वो सब चीज़ें बतानी चाहिए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी प्राणों की आहुति दी थी, ताकि आगे जाके बच्चे ये ना कह सके कि हम इन लोगों को जानते नहीं हैं। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इनके बारे में हमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाता है, और जिनको इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी होती है वो किसी मूवी के थ्रू या फिर अपने आप इंटरनेट से पढ़ते हैं। पर सभी सिर्फ कुछ लोगों से ये चीज़ें नहीं चलेगी ना, हमें सब बच्चों को जानकारी देनी है। तो इसके लिए हमें अपने इन क्रांतिकारियों और इन लोगों के बारे में अपने सिलेबस में लाना होगा और सभी तक यह पूरी जानकारी पहुंचानी होगी कि कैसे कैसे इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमारे देश को आज़ाद कराया। बिल्कुल साक्षी, सही कहा आपने। हमें पढ़ना चाहिए उनकी क्रांति के बारे में, हमें पढ़ना चाहिए उनके बलिदान के बारे में। अंत में मैं शहीद आजम भगत सिंह की 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में ऐसी धमक रखता हूं। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।